अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। महंगाई 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अवामी हुकूमत की शबाना रोज मेहनत के समरात। सितंबर में अफरात ज़र की शरह 6.93% रिकॉर्ड। अगस्त में अफरात ज़र की शरह 9.6% थी। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.52% कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 120 दिन की कलील मुद्दत में 21 रुपए फी लीटर से ज्यादा की कमी। मईशत मुस्तहकम, सिफारती ताल्लुकात मजबूत और खुशहाली के सफर का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों का मंसूबा नाकाम। पाकिस्तान की तरक्की का सफर 2018 में जहां रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो चुका। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वजीर आजम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 690 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 81,804 पॉइंट्स पर बंद। महफूज पाकिस्तान के संगे मील की जानिब एक अहम कदम। बीमारी से महरूम कर देने वाली बीमारी ट्रेकोमा का मुकम्मल खात्मा। पाकिस्तान बीमारी से छुटकारा हासिल करने वाला खित्ते का छठा, दुनिया का 19वां मुल्क। आलमी इदारे सेहत का ऐलान। मुश्तरका काविशों और मजबूत हिकमत अमली से मरज पर काबू पाया। मुल्क से पोलियो और हेपेटाइटिस का खात्मा भी इंतहाई जरूरी है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। चीन का कौमी दिन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का अयादा। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत तर से मजबूत तरीन हो रही है। इक्तिसादी राहदारी, इलाकाई तरक्की का अहम मंसूबा और बेमिसाल दोस्ती का अक्कास। चीन की शानदार कामयाबियों पर फख्र है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन के कौमी दिन पर सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली छियांग को मुबारकबाद। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम कल से पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर बातचीत होगी। आला सतह वफ़द भी मलेशियन वजीर आजम के हमरा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जमीयत उलमा इस्लाम का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक, मुदब्बर और दूरअंदेश रहनुमा हैं। पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ के लिए किरदार काबिल तहसीन। वज़ीर दाखिला। PTI की मंशा मुल्क में इंतशार। अली अमीन गंडापुर तालीम और सेहत के शोबे में इनकलाब लाए, खुशामदीद कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान बेहतर बनाने की जरूरत है। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर लश्कर कशी नाकाबिल कबूल। अमनो अमान खराब करने की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारट की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इंसाफ की जल्द फ्राहमी। आईनी अदालत के क़याम। मुजव्वज़ आईनी तरमीम का मकसद किसी शख्सियत का मुफाद नहीं, निज़ाम की बेहतरी है। अदलिया का काम आइन की तशरीह है। चाहते हैं ऐसा निज़ाम हो जिसमें आम आदमी के मसाइल हल हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में बलोचिस्तान बार से खिताब।
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान 5 रुकनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस बेंच के सरबरा। रजिस्ट्रार ऑफिस से रिकॉर्ड तलब। आइन की 2 शिकों को यकजा करके फैसला दिया गया। क्या आर्टिकल 184(3) के तहत दायर आईनी दरखास्तों और आर्टिकल 186 के तहत भेजे गए सदारती रेफरेंस को यकजा करने से मुतालिक कोई अदालती हुक्म मौजूद है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। पाकिस्तान और रूस तिजारती हजम बढ़ाने पर मुत्तफिक। ज़राअत में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। रूस के साथ तिजारती ताल्लुकात का फ़रोग़ खारजा पॉलिसी का अहम जुज़। अवामी, सकाफती और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। रूस से तेल की तरसील में इजाफा चाहते हैं। मॉस्को में विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का तिजारती और सरमायाकारी फोरम से खिताब। तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। आखिरी वार्निंग है। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। करेने, लाठियां, डंडे, आतिशी असलहा और अब पुलिस को धमकियां। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तब्दीली पार्टी के सियासी रहनुमा या पुरतशद्दुद ग्रोह के सरबरा? सवाल तो बनता है अवामी राय। बहतान, इल्जाम, दुश्नाम, गालियां और अब खवातीन के बारे में जुबान दराजी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो, ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? अवाम का तहरीक इंसाफ के हमदर्दों से बड़ा सवाल। तब्दीली की तिलिस्माती कहानियां। बातें तो बहुत हुई, अमल नदार। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ का गला घोंट दिया। नाकाम तर्ज हुकूमत। वज़ीर आला, उनके वज़रा और हवारी पुरतशद्दुद जलसे जुलूसों में मसरूफ। पिशावर में आसान इंसाफ मरकज मंसूबा तबाह। सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए पीटीआई हुकूमत की नाअहली की भेंट। वन विंडो ऑपरेशन, कंप्यूटराइज FIR सिस्टम हवा में गायब। थानों की मॉडल पुलिस स्टेशन में तब्दीली भी अलमनाक तब्दीली की नजर। आलमी बरादरी, आलमी इदारे, आलमी कवानीन चाक। इसराइल के टैंक निहत्ते लबनानियों पर चढ़ दौड़े। सिहोनी फौज की लबनान में दरअंदाजी, हिजबुल्लाह की तरदीद। जनूबी इलाकों में जमीनी कार्रवाई, 95 अफराद शहीद। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल का सामना है, 10 लाख लोग बेघर हो गए। लबनानी वजीर आजम की दुहाई। रूस और चीन की लबनान पर इसराइली जमीनी हमले की शदीद मजम्मत। गजा में सिहोनी जाहरियत जारी, मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी बमबारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। 30 दिन में 17 बेगुनाह कश्मीरी काबिज संगीनों का निशाना। 14 अफराद मावरा अदालत जाली मुकाबलों में शहीद। मुहासरे और तलाशी की 151 कार्रवाइयां। 196 शहरी और सियासी कारकुन गिरफ्तार। काले कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज। हेलिन की तबाहकारियां। अमेरिका में समुद्री तूफान बेरहम, हलाकतों की तादाद 130 से तजावुज कर गई। मुतादिद अफराद लापता। रियासत शिमाली कैरोलिना सबसे ज्यादा मुतासिर। हलाकतों में इजाफे का खदशा। इलाके में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां। AFC चैंपियंस लीग, सऊदी क्लब अल नसर का फातिहाना आगाज। कतर की टीम अल रियान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। सादियो माने और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1-1 गोल किया।
बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर से। मुश्किल माशी फैसलों के समरात आना शुरू हो गए हैं और महंगाई की शरह 4 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। सितंबर में अफरात ज़र की शरह 6.93% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने अनादोशुमार जारी कर दिए हैं। मुल्क की मईशत रोज बरोज मुस्तहकम और दुरुस्त समत में गामजन है। तफसील इस रिपोर्ट में। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। सितंबर में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.93% रही, जो अगस्त में 9.6% थी। माहाना बुनियादों पर सितंबर में महंगाई की शरह में अगस्त के मुकाबले में 0.52% कमी रिकॉर्ड की गई। पेट्रोल की प्राइसेस वापस आना शुरू हुई हैं। होपफुली अभी 200 तक भी जाएगा। ऑलरेडी जो है वो डॉलर काफ़ी देर से स्टेबल है। बिजनेस के अंदर थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। पेट्रोल के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो जब पेट्रोल सस्ता होता है तो दूसरी चीज़ें भी सस्ती होती हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इसमें मज़ीद इसमें हमारे लिए कोई भलाई का काम करेगी। इक़दामात अच्छे हैं और महंगाई में वाकई कमी आई है और ये एक अच्छा साइन है। होपफुली के फ्यूचर में भी और कमी आएगी, बाकी चीज़ों में भी, प्राइसेस में, हर चीज़ में। फूड आइटम्स में कह लें, एवरीडे आइटम्स के अंदर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों में बहुत कमी आई है, तो जिसकी वजह से लोग इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर में टमाटर, सब्जियां, फल, आटा, दालें, चीनी, कुकिंग ऑयल, चिकन और बेकरी आइटम समेत खाने पीने की 16 अशिया की कीमतों में कमी हुई, जबकि आलू, मछली, गुड़, चावल और खुश्क मेवाजात की कीमतों में मामूली इजाफा देखा गया। पहले जिस तरह महंगाई का एक तूफान था ना, वो काफ़ी हद तक थम चुका है और होपफुली कि आगे भी इसी तरह कम होते होते ये अपनी पुरानी रूटीन पे आ जाएगा, जिस तरह मतलब 2013-14 वाली उस पर। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो हमें राइट्स जो है वो इजीली मिल जाती हैं, कम रेट्स में भी हम चले जाते हैं। ग्रॉसरी में भी हम करने जाते हैं ग्रॉसरी, तो रेट्स कम है। 3-4 महीने से ऐसा हुआ है कि हालात जो है वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, लाइक स्टेबल हो रहे हैं। पेट्रोल भी अब पहले से जैसे दरअसल कम हुआ है, महंगाई में कमी आ रही है कि और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। नून लीग की हुकूमत जब से वापस आई है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, डॉलर सस्ता हुआ है और बिजनेस में स्टेबिलिटी आई है, आम लोगों के लिए आसानी पैदा हुई है। अदाद शुमार के मुताबिक सितंबर में अगस्त के मुकाबले में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 0.53%, जबकि दही इलाकों में 0.50% कमी हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि अवाम से किए गए अहद की पासदारी में कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। महंगाई की शरह 6.9% होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अगस्त में 34 माह में पहली मरतबा पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9.6% पर आई। माह सितंबर में ये शरह 6.9% हो गई है, जिस पर माशी टीम की काविशें काबिल तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह को 2025 तक 7% तक लाने के हदफ का 2024 में ही हुसूल काबिल सत्ताइश है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम ने गुज़श्ता बरसों में एक ग्रोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात उठाई। पाकिस्तान की तरक्की का सफर 2018 में जहां रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात को अव्वलीन तरजीह बनाया। मुल्क की मईशत मुस्तहकम, सिफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मुतवातर कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। पॉलिसी रेट कम होने से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी रही। 100 इंडेक्स 690 पॉइंट्स के इजाफे से 81,804 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में मुस्बत रुझान के हवाले से बता रहे हैं जमीर अब्बास। हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमती बेहतर पॉलिसियों और फैसलों का मुस्बत असर मुल्क की कैपिटल मार्केट पर भी पड़ रहा है। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 866 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह से आज मार्केट में तेजी रही। मार्केट में दोबारा रिकवरी देख रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर कंटिन्यू पॉजिटिव साइड पे आपको नजर आ रहे हैं। खासतौर पे करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें वो हमें सरप्लस में नजर आया। फिर इसके साथ साथ रेमिटेंसेस $2.9 बिलियन बाहर से हमें रिसीव हुए हैं। हमारी IT की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ज़माने बाद $3 अरब के टच किए। यही वजह कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने लास्ट वीक 82,900 का हाई किया था। बाजार हिस्स में 17 अरब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 2,03,000 सौदे हुए।
जिसका हजम 35 करोड़ से ज्यादा रहा। मार्केट में ऑटोमोबाइल्स, केबल्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, सीमेंट और एक्सचेंज फंड्स की कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। 435 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 242 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 139 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 54 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। जमीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में बीनाई से महरूम कर देने वाली बीमारी ट्रेकोमा के मुकम्मल खात्मे का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्तरका काविशों और मजबूत हिकमत अमली से जिस तरह ट्रेकोमा के मरज पर काबू पाया, उसी तरह जिंदगी के हर मैदान में कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। दुनिया में बेनाई से महरूमी की वजह ट्रेकोमा का मर्ज है। 5 साल तक की उम्र के बच्चे और ख्वातीन इस मर्ज से सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। पाकिस्तान दुनिया का 19वां और खित्ते का 6ठा मुल्क है जिसको आलमी इदारा सेहत ने ट्रेकोमा से पाक करार दिया है। इस्लामाबाद में इस हवाले से होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस कामयाबी को अहम संगे मिल करार दिया। उन्होंने मर्ज के खात्मे वजारत सेहत, सूबाई हुकूमतों, गैर सरकारी तंजीमों, माहिरीन और WHO की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रेकोमा की तरह मुल्क से पोलियो और हेपेटाइटिस की वबा का खात्मा भी इंतहाई जरूरी है। जिस तरह ट्रेकोमा में हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी है, करोड़ों लोग उनकी बीनाई बच गई, इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पोलियो का खात्मा भी एक अव्वलीन ज़रूरत है। हेपेटाइटिस का मरज़ है वो पाकिस्तान में बहुत तादाद में है। इसी तरीके से हम पाकिस्तान को दूसरे तमाम मैदानों में कामयाबियों से हमकिनार करवा सकते हैं। आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदे और पाकिस्तान में WHO के सरबराह डॉक्टर लोदी फंग ने कहा कि पाकिस्तान ने ट्रेकोमा से निजात हासिल करके एक संगे मिल अबूर किया है। इदारे की कोशिशों से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर ट्रेकोमा मर्ज पर काबू पाने में कामयाबियां हासिल हुई। नेशनल ट्रेकोमा टास्क फोर्स के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम ने कहा कि WHO की जानिब से पाकिस्तान से ट्रेकोमा के खात्मे का ऐलान खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि WHO की रहनुमाई में 24 साल के सफर के बाद ट्रेकोमा मर्ज पर काबू पा लिया गया है। सेहत के बारे में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अहमद मुख्तार ने बताया कि आज पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल हो गया है जिनको आलमी इदारा सेहत ने ट्रेकोमा से पाक करार दिया है। इस हवाले से आलमी इदारा सेहत की मावनत काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन से मिलकर मुतादी अमराज पर काबू पाया जा सकता है। आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदे ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस अहम कामयाबी पर WHO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से मुबारकबाद का खत पेश किया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम कल से पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म के हमरा एक आला सदा वफ्द भी होगा। दौरे में मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें तिजारत, तवानाई, सनत, सकाफत, अवामी रवाबित और मुख्तलिफ शोबों समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म इलाक़ाई और आलमी उमूर में पेशरफ्त का भी जायज़ा लेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म के दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की रिहाइशगाह पर गए और उनसे उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरहूम की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन पर सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब ली चियांग और चीन के अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने तहनीती पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर शी की क़यादत में चीन की शानदार तरक्की और कामयाबियों पर हमें फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आहनी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत से मजबूत तर हो रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC की कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए चीन के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। आज चीन का 75वां कौमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में जुड़े हैं। CPEC ने इस दोस्ती को मज़ीद मजबूत किया है।
पाक चीन ताल्लुकात पर रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। 1 अक्टूबर 1949 को अवामी जमहूरिया चीन का क़याम अमल में आया। चीन ने अपनी मेहनत, पॉलिसियों के तसलसल और लीडरशिप के विजन की बदौलत दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और आलमी ताकत के तौर पर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। मौजे तुंग से लेकर शी जिनपिंग तक की क़यादत ने चीन को एक ऐसी कौम में ढाल दिया है जिसने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है। 1980 की दहाई के बाद से जदीदियत और सन्नतकारी के फ़रोग की वजह से चीन ने इक़्तिसादी तरक्की में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। इस वक्त चीन 5G और मसनूई जहानत से लेकर ग्रीन टेक्नोलॉजी समेत हाईटेक सनतों में सबसे आगे है। तरक्की का मामला हो या सफारतकारी, चीन ने हर महाज पर कामयाबियां हासिल की हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान रवाबत को बेहतर बनाने के लिए चीन का वन बेल्ट वन रोड मनसूबा खास अहमियत का हामिल है। सीपैक भी इसका एक अहम हिस्सा है। सीपैक न सिर्फ पाकिस्तान और चीन की तरक्की और खुशहाली का मनसूबा है बल्कि ये खित्ते में रवाबत के फरोग का भी रोड मैप है। सीपैक के तहत पहले मरहले में पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे और तवानाई के मंसूबों पर काम किया गया, जबकि दूसरे मरहले में IT, सनत और ज़राअत समेत बहुत से शोबों में दो तरफा मंसूबों पर काम जारी है। अब आपको ये चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऐसी इंडस्ट्री लगाएं जिनके फंडामेंटल पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग हैं और इस किस्म की इंडस्ट्री हो जो कि आपको एक्सपोर्ट बेस्ड हो। देखें, सीपैक का मंसूबा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो गेम चेंजर है, था और रहेगा। आप अगर देखें तो सीपैक के अंदर रहते हुए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हुआ, हमारे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें ज़ाहिर बेहतरी आई। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दहाइयों पर मुहित है। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दो तरफा सफारती और दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में भी ताउन फरोग पा रहा है। चीन हमेशा से न सिर्फ अपने हमसायों बल्कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों के साथ इक़्तिसादी और तजारती और सफारतकारी को फरोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल और शंघाई ताउन तंजीम समेत आलमी और इलाकाई फोरम पर चीन का किरदार नुमायां है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजलुर रहमान और सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक, मुदब्बर और दूरअंदेश सियासी रहनुमा हैं। पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग के लिए उनका किरदार काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान सीनियर सियासतदान हैं और पाकिस्तानी सियासत में उनका बुलंद मकाम है। हुकूमत की माशी पॉलिसीज दुरुस्त समत में गामजन हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शरह नमू में इजाफा, पॉलिसी रेट, महंगाई और पेट्रोल की कीमत में कमी हुई। IMF मुआहदे से मुल्क की मईशत पर दूरस असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर लश्कर कशी नाकाबिल कबूल है। PTI ने मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं फ़ाहद जावेद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि एक सियासी जमात मखसूस एजेंडे के तहत मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। अब एक लश्कर कशी की जा रही है, ये सिर्फ इसलिए है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि महंगाई कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इसका और कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अपने सूबे की तरक्की और फलाह पर तवज्जो दें। एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल अफसोसनाक है। सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके क्रेनें ला के, सरकारी गाड़ियां ला के वफाक के ऊपर लश्कर कशी करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो किसी सूरत भी नाकाबिल कबूल है, ना इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। और आपके अपने सूबे के ये हालात हैं कि ना आपका तालीम पे फोकस है, ना सेहत पे फोकस है, ना आपने प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हैं, ना आप अशियाए खुर्दनोश को चेक करने जाते हैं। आप पंजाब से कंपैरिजन कर लें। वजीर इत्तलात ने कहा कि वजीर आजम की जनरल असम्बली में तकरीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर मिसाली पजीराई मिली है। मसला फ़लस्तीन और इसराइल की जारियत के खिलाफ वजीर आजम ने भरपूर अंदाज में आवाज बुलंद की और बेहतरीन अंदाज में मसला कश्मीर को आलमी दुनिया के सामने एक दफा फिर उजागर किया। भारत जो मजालिम ढा रहा है मजलूम कश्मीरियों के ऊपर, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि उससे आज भी बुरहान वानी की मीरास जिंदा है, और जो एक हिंदू सुप्रेमिसिस्ट आइडियोलॉजी है जिसके तहत वो मुसलमान मेजॉरिटी को वहाँ पे माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये इस मुकदमे की सबसे बड़ा पॉइंट था। कश्मीरियों के हकूक़ आपने सल्ब कर लिए हैं और कश्मीरियों को आप
حق خود ارادیت نہیں دے رہے, جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقات سے خارجہ پالیسی کو تقویت ملی ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان خطے میں اہم ملک ہے. فواز جاوید, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. عدالتی نظام میں اصلاحات وقت کی ضرورت ہے. آئینی عدالت کے قیام کا مقصد جلد انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کوئٹہ میں بلوچستان بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد کسی شخصیت کے بجائے نظام کی بہتری ہے. کوئٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں وقار احمد. عدلیہ سے مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے لیے آئینی عدالت کا قیام لازمی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا عدالتی سسٹم میں تھوڑے نہیں بہت سے مسائل ہیں. آرٹیکل 63A کا مقصد فلور کراسنگ روکنا اور پارٹی قواعد کا پابند بنانا ہے کہ فیڈرل آئینی عدالت بننا چاہیے. تو میں مانتا ہوں پارلیمان میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں جوڈیشری میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں میڈیا میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں آپ کے ہر جگہ مسئلے ہیں. ہم نے تو پارلیمان کی کمیٹی کسی ایک ٹاپک پہ نہیں بنایا. ہم نے دعوت دیا کہ چارٹر ڈیموکریسی میں نیب ریفارمز بھی ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بارے میں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا آئین کی تشریح اور قانون پر عمل درآمد کرانا عدالت ہی کا کام ہے. آئین کو ماننے والے ہی ملک کے خیر خواہ ہیں. PMLN اور پیپلز پارٹی نے اختلافات کے باوجود میثاق جمہوریت پر اتفاق کیا. ہم سمجھتے ہیں آئین میں ترمیم کا اختیار صرف اور صرف پارلیمان کے پاس ہے. 3 نسلوں کی جدوجہد کے بعد ہی آئینی عدالت بنانے کا فیصلہ ہوا. جوڈیشل سسٹم میں مسئلے ہیں اور تھوڑے مسئلے نہیں ہیں, بہت مسئلے ہیں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جب تک باقی پورا نظام ٹھیک نہ ہوا اس کو نہ چھیڑیں؟ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں, بھائی ایک دوسرے پہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ ساتھ کب بیٹھیں گے, کون سا بینچ پہ کون بٹھائیں گے؟ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ. میرا جو وفاقی انبیلنس ہے, سارے صوبوں کو ایکول نمائندگی ہے, وہ کیسے آپ پورا یقین دہانی دلوائیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جوڈیشل نظام ہے ویسے صحیح ہے, ایسا ہی چلنا چاہیے, اگر آپ مانتے ہیں کہ کٹھیاں ہے, then you can't tell us کہ اب نہیں تو کل. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا مقدس گائے کے تصور کو ختم کرنا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں جو آئین میں ہے وہ سب کو ماننا ہے. آئینی عدالت میں تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی ملے گی. کسی چیف جسٹس پر اعتراض نہیں. پارلیمان, عدلیہ, مسائل تو ہر جگہ ہیں. سسٹم میں بیلنس اور آئین سازی میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. وقار احمد, PTV نیوز, کوئٹہ. سپریم کورٹ نے منحرف ارکان پارلیمنٹ کی حیثیت سے متعلق آئین کی آرٹیکل 63A کے حوالے سے نظر ثانی کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے شق 63A کے حوالے سے جاری ہونے والے تفصیلی عدالتی فیصلے کی تاریخ سے متعلق رجسٹرار آفس سے ریکارڈ طلب کر لیا. دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بات قابل غور ہے کہ آئین کی 2 شقوں کو یکجا کر کے فیصلہ دے دیا گیا. آئین کی شقیں 184(3) اور 186 یکسر مختلف ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر آئینی درخواستوں اور آرٹیکل 186 کے تحت بھیجے گئے صدارتی ریفرنس کو یکجا کرنے کا کیا کوئی عدالتی حکم موجود ہے؟ کیا جن سیاستدانوں نے ایک جماعت چھوڑ کر دوسری میں شمولیت اختیار کی ان پر بھی تاحیات پابندی عائد کی گئی؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا صدر نے آئین کے آرٹیکل 63A کے حوالے سے ریفرنس وزیر اعظم کے ایڈوائس پر بھیجا یا انہوں نے خود فیصلہ کر لیا؟ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ ووٹ ڈالنے سے ہٹ کر اس کے اجتناب کرنا بھی ہو سکتا ہے. عدالت کے استفسار پر فاروق ایش نائک نے موقف اختیار کیا کہ پارلیمانی لیڈر کی منشا کے خلاف ووٹ ڈالنے پر اس کا شمار نہ کیا جانا آئین میں شامل نہیں. منحرف رکن از خود نااہل نہیں ہوگا. پارٹی سربراہ چاہے تو اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے بتایا کہ کل کے عدالتی حکم کے بعد رجسٹرار سپریم کورٹ کے ذریعے جسٹس منیب اختر سے بینچ میں شامل ہونے کی درخواست کی گئی, لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے, جس کے بعد ججز کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا جس میں جسٹس سید منصور علی شاہ نے شرکت نہیں کی. کمیٹی نے جسٹس سید منصور علی شاہ کو بینچ میں شامل کرنے کی رائے دی, لیکن انہوں نے شمولیت سے انکار کیا, جس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان کو بینچ میں شامل کیا گیا. علماء اکرام نے آئینی ترمیم اور نظام عدل کے حوالے سے نظام کو تبدیل کرنے کی تائید کر دی ہے. جید علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے نظام عدل میں پیچیدگیاں ہیں. عوام کا اس عدالتی نظام سے اعتماد اٹھ چکا ہے. نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام اقدامات اٹھانے چاہیے. مضبوط, خوشحال اور امن پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کا نظام عدل وہ بروقت اپنا کام کرے, لوگوں کو چلتی انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے,
मुल्क में जो निज़ाम अदल है, जो हमारा अदालती सिस्टम है, बदकिस्मती से वो सुस्त रवि का शिकार है। उसमें इतनी पेचीदगियाँ है कि लोगों को इंसाफ मिलना नामुमकिन नज़र आता है। लोगों का निज़ाम इंसाफ से एतमाद उठ चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुल्क में निज़ाम अदल को साफ और शफाफ बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अदल व इंसाफ जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रीढ़ की हड्डी अगर सही ना हो तो पूरा जिस्म इंसान का मफलूज होकर रह जाता है। इसी तरह अगर माशरे में अदल व इंसाफ ना हो तो पूरा माशरा जो मफलूज होकर रह जाता है। अदल व इंसाफ घर को चलाने के लिए भी लाजमी है, औलाद के दरमियान भी लाजमी है, उस्ताद अगर शागिर्दों को पढ़ाता है तो शागिर्दों के दरमियान भी लाजमी है। इसी तरह सियासतदान जो हुकूमत करती हैं, जो वज़ीर आज़म हो चाहे सदर हो कोई भी हो, उसके लिए पूरी कौम के दरमियान इंसाफ करना ज़रूरी है। इसलिए मैं समझता हूँ अदालतों में जो हमारे जजेस बैठे हैं, जो काजी साहबान बैठे हैं, छोटी अदालतें या बड़ी अदालतें हों, बर वक्त और मैं समझता हूँ कि लोगों को इंसाफ फराहम करना ये उनकी अवलीन जिम्मेदारी है। दुनिया में कोई सोसाइटी अपने निज़ाम इंसाफ और अदालत के बगैर नहीं पहचानी जाती। मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब एक कौल है जिसमें उन्होंने फरमाया कि हुकूमत कुफ्र से तो बाकी रह सकती है लेकिन जुल्म से बाकी नहीं रह सकती। लिहाजा जुल्म जो है उसको ज़ाहिर है एलिमिनेट करने के लिए जुडिशल सिस्टम लाया जाता है ताकि उस सिस्टम के ज़रिए से हर एक को अदालत के निज़ाम तक एक्सेस हो, गरीब और अमीर को एक्सेस हो, स्पीडी जस्टिस जो है वो मिले, कानून और इंसाफ के ऊपर अमल दरामद होता सिर्फ हो नहीं बल्कि होता नज़र भी आए, और एक आम बंदे को उस निज़ाम अदालत के ऊपर इतना यकीन हो कि उसे पता हो कि मेरा हक़ जो है वो ज़ायल करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी, और अगर मैं जुडिशरी को और अपने इस निज़ाम के ज़रिए से मैं अपना हक़ लेने की कोशिश करूँगा तो किसी का साहिब इख्तियार होना जो है वो मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। यही बुनियादें जब हम देखें पाकिस्तान के अंदर अप्लीकेबल होती हैं तो ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जिसके अंदर ज़ाहिर है एक रोल जुडिशरी का है, एक रोल प्रोसिक्यूशन का है और एक रोल एडमिनिस्ट्रेशन का है, चूँकि वो बुनियादें फराहम करते हैं और जिसके बाद जुडिशरी का रोल शुरू होता है। लेकिन बदकिस्मती से जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो इस सिस्टम से हासिल नहीं हो सके। लिहाजा रिफॉर्म्स की ज़रूरत यकीनी तौर पे है। अगर हम अपनी जुडिशल रिफॉर्म्स इस तरीके से नहीं करेंगे और वो वेल सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगी तो ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। नाजरीन, बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अवामी मसाइल के हल की बजाय इंतशार और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। उनकी जानिब से सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के साथ तशद्दुद पर उकसाने और कानून शिकनी के बयानात ने वाज़े कर दिया है कि उनका एजेंडा कुछ और है। कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। गोली बरसाई जाएगी, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। तुम एक लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। आखिरी वार्निंग है। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी 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 पेशावर की बात करें तो पेशावर में करोड़ों रुपए की लागत से कायम किए गए आसान इंसाफ मरकज मंसूबे की नाकामी की खबर सामने आई है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के दौर में शुरू किए गए मंसूबे का मकसद थानों को मॉडल पुलिस स्टेशन में तब्दील करना था, लेकिन अब ये मराकज़ अपनी पुरानी हालत में वापस आ चुके हैं। मजीद बताएंगे अमजद अली खान। पेशावर के 5 थानों में आसान इंसाफ मरकज़ के नाम से जदीद सहूलियात फराहम की गई थी। इस मंसूबे के तहत 1 विंडो ऑपरेशन और कंप्यूटराइज FIR सिस्टम मुतारिफ कराया गया था, लेकिन आज ये तमाम सहूलियात तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। बदकिस्मती से 3 साल के दौरान
اس میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی. ایک پولیس ایڈمنسٹریشن جب تبدیل ہو گئی تو انہوں نے کام سٹاپ کر دیا تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ فنڈ جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ایلوکیٹ نہیں ہوئے تھے. فقیر آباد سمیت پشاور کے 5 تھانوں کو ماڈل پولیس اسٹیشنز بنانے کا منصوبہ تھا. ان تھانوں میں مرمت، رنگ و روغن اور دیگر تزئین و آرائش کے کام کیے گئے تھے، لیکن 1 سال کے اندر ہی یہ مرکز اپنی پرانی حالت میں واپس آ چکے ہیں. فقیر آباد تھانے میں خواتین کے لیے انتظارگاہ موجود نہیں اور وومن ڈیسک بھی برائے نام رہ گیا ہے. تھانہ چمکنی میں عوام کی سہولیات کے لیے بنائے گئے DRC آفس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. روزنامچہ اور حوالات دوبارہ پرانی حالت میں نظر آتے ہیں. 10 کروڑ روپے سے زائد یہ پروجیکٹ تھا جس میں پشاور کے 5 تھانے شامل تھے اور ان کو ماڈل پولیس اسٹیشن کا درجہ دیا جانا تھا. لیکن جو پرانے تھانے تھے ان کی حالت ویسی کی ویسی ہے اور 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی ابھی جب دوسری حکومت آئی ہے تحریک انصاف کی تو اس میں بھی اس پروجیکٹ کے اوپر کام نہیں ہو رہا. بھاری رقم خرچ ہونے کے باوجود آسان انصاف مرکز اب اپنی پرانی شکل میں واپس آ چکے ہیں. محکمہ پولیس کی جانب سے آسان انصاف مرکز منصوبے پر خرچ کی گئی رقم اور ناکامی کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی ہے. یہاں تک کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت معلومات کی درخواست پر بھی محکمہ پولیس خاموش ہے. امجد علی خان، PTV نیوز، پشاور. اور خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے عوام کو مچھروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. صوبے کے میدانی علاقوں میں تقریباً ہر گھر میں ڈینگی اور ملیریا کے مریض موجود ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں محمد سجاد یوسف سے. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ڈینگی اور ملیریا بخار میں مبتلا افراد موجود ہیں. سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کی کمی کی وجہ سے شہری عطائی ڈاکٹروں سے علاج کروانے پر مجبور ہیں. ابھی میرے ساتھ ڈینگی کے 2 مریض ہیں. ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں ادھر آیا ہوں. ہمارا جو علاقہ ہے رنگ روڈ در کالونی، اس میں ڈینگی کے بہت زیادہ مریض ہیں. ادھر صفائی کے انتظام بالکل نہیں ہے. جو انتظامیہ ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والے بھی نہیں ہے. لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے ڈاکٹر محمد اصغر کا کہنا ہے کہ OPD میں ملیریا اور ڈینگی کے مریضوں کا آنا معمول بن چکا ہے اور ان کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے. جو OPD کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ڈیز پہ ڈفرینٹ ڈاکٹرز دیکھتے ہیں، تو اس کی اسٹیٹسٹکس ایگزیکٹ دینا تھوڑا سا مشکل ہے. پہلے جو ڈینگی کے پیشنٹس ہوتے تھے اس میں سفید خون کی شدید کمی ہوتی تھی، جس کو کے لیے پہلے ہم نے یہاں پر ایک وارڈ بنایا ہوا تھا اور اس میں ہم ان کو مانیٹر کر رہے تھے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج کل ڈینگی کے جو کیسز آ رہے ہیں اس میں سفید خون یعنی پلیٹلیٹس کی شدید کمی نہیں ہوتی، اس لیے زیادہ تر پیشنٹس کو ہم ایز اے آؤٹ پیشنٹ OPD میں مینیج کر کے بھجوا دیتے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملیریا اور ڈینگی کی علامات واضح ہوتی ہیں. ڈینگی میں بخار کے ساتھ ہڈیوں میں شدید درد ہوتا ہے اور مسلسل تیز بخار رہتا ہے، جبکہ ملیریا میں وقفے سے بخار آتا ہے. ڈینگی میں درد کا انجیکشن لگوانے سے گریز اور صرف پیراسیٹامول استعمال کرنا چاہیے. محمد سجاد یوسف زئی، PTV نیوز، پشاور. صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ معمر افراد کے عالمی دن کے موقع پر ہم بزرگ افراد کی نگہداشت اور دیکھ بھال کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. معمر افراد کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ بزرگ شہریوں کو اپنا تجربہ اور دانش نوجوان نسل کو منتقل کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. صدر مملکت نے کہا کہ بزرگ شہری نہ صرف ہمارے معاشرے کی بنیاد ہیں بلکہ وہ علم، حکمت اور تجربے کا منبع بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب ہمیں اپنے والدین اور بزرگوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا درس دیتا ہے. ہماری اخلاقی مذہبی ذمہ داری ہے کہ بزرگوں کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ پیش آئیں اور بڑھاپے میں ان کا خیال رکھیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے انتہائی قابل احترام بزرگ شہریوں کی ہمارے معاشرے میں بے پناہ اور انمول خدمات ہیں، جس پر ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستانی معاشرے میں بزرگ شہری ہماری تاریخ کے رکھوالے، حکمت و دانائی کے امین اور ہمارے خاندانوں کو جوڑے رکھنے والی وہ رونق ہیں جن کی بدولت ہمارے گھر ہمیشہ روشن اور ہماری آئندہ نسلوں تک ہماری ثقافت کی منتقلی ممکن ہوتی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان ایک ایسا جامع معاشرہ جس میں بزرگ افراد کے حقوق کا احترام اور تحفظ بنانے کے لیے پرعزم ہے.
पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल अटक का दौरा किया। उन्होंने जख्मी पुलिस एहलकारों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर जलसे की आड़ में रियासती अमलाक पर हमला करने आ रहे थे। पुलिस की जानिब से 9 मई से बड़ा सानहा रोका गया है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने पुलिस एहलकारों पर कांटेदार डंडों और असलहे से हमला किया, जिससे पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि हम पुलिस एहलकारों के साथ खड़े हैं। हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जेल में B क्लास की सहूलतें दी गई हैं, जबकि मरियम नवाज को इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिन अज़ियतों का सामना करना पड़ा, बुशरा बीबी उनसे महफूज हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि बुशरा बीबी तोशा खाना के तहफ़ चोरी करने और 190 मिलियन पाउंड की बंदर बांट करने के जुर्म में जेल में है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान का IT सेक्टर जाइटेक्स ग्लोबल टेक इवेंट में 2024 की बेहतरीन टेक डेस्टिनेशन बन गया है। पाकिस्तान ने अक्टूबर में होने वाले जाइटेक्स ग्लोबल इवेंट के आगाज से कबल ही आलमी IT टेक्नोलॉजी के मंजरनामे पर अपने कदम जमा लिए। जाइटेक्स ग्लोबल मशरिक़ वस्ता, शिमाली अफ्रीका, जनूबी एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है, जो आलमी IT टेक्नोलॉजी से मुतालिक माहिरीन, सरमायाकारों और कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, जिससे बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन और शराकदारी की राहें हमवार होती हैं। जाइटेक्स ग्लोबल 2024 में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान हिस्सा लेंगे, जिसमें 80 से ज़ायद मारूफ कंपनियां और स्टार्टअप्स शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से एशियाई तरक्याती बैंक के ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रुप के डायरेक्टर शेनशेन ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान के शोबे ट्रांसपोर्ट और तरक्याती मनसूबों समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को कुदरती आफात जैसे चैलेंजेस का सामना है। 2022 में सैलाब की वजह से मुल्क को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम, सेहत और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए हर मुमकिन इस्लाहात कर रही है। पाकिस्तान और रूस ने ज़राअत के शोबे में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करते हुए तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तिफाक किया है। मॉस्को में तिजारती और सरमायाकारी फोरम से खिताब में वफाकी वज़ीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान का कहना था कि पाकिस्तान रूस के साथ अवामी सकाफती राबतों और दो तरफ़ा ताउन में इजाफे के लिए पुरअज़्म है। तफसील बता रहे हैं फ़हद अजीज़। पाकिस्तान रूस तिजारती और सरमायाकारी फोरम मॉस्को में हुआ। फोरम में पाकिस्तान की 70 जबकि रूस की 100 से ज्यादा कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वफाकी वजीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा कि रूस के साथ तिजारत का फरोग पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। हुकूमत पाकिस्तान रूसी सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेगी। I see huge potential in increase of the trade between Russia and Pakistan in all sectors, particularly food, pharma, textile, leather, logistic and energy. To actualize the potential, both sides need to work diligently to minimize tariff and non-tariff barriers. रूस के नायब वजीर सनत और तिजारत अलेक्सी गर्जदेव ने कहा कि बिजनेस फोरम से पाक रूस तिजारत को फरोग मिलेगा। Despite the distances that are between the two countries, we have very much in common. We will still have a mixture of Russian-Pakistani businesses, and thus we will come across many new ideas and projects. रूस में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि 76 साला पाक रूस दोस्ती में तिजारती वफूद का पहली बार बिजनेस फोरम में शिरकत खुशाइंद है। इस मौके पर दीगर मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई, बुनियादी ढांचा, टेक्सटाइल्स, ज़राअत, कानकुनी, मादनियात, अद्विया साजी, खेलों का सामान, जेवर और जवाहरात और चमड़े समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं और रूसी सरमायाकारों को इनसे फायदा उठाना चाहिए। इस मौके पर पाकिस्तान और रूस के दरमियान बार्टर सिस्टम के तहत ज़राअत के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहिदों के तहत पाकिस्तान 15,000 टन कीनू, 10,000 टन आलू और 20,000 टन चावल रूस को फराहम करेगा, जबकि रूस 15,000 टन चने, 10,000 टन दालें पाकिस्तान को फराहम करेगा। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी की ताजिर बरादरी ने IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए पैकेज का खैर मकदम किया है। ताजिरों का कहना है कि पैकेज की मंजूरी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। रिपोर्ट करेंगे यासिर हुसैन। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 9 मुंतखब ओहदेदारों की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क में माशी अशारिये मुस्बत सिमत पर गामजन हैं।
कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए ताजिर बरादरी हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करेगी। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर नजर आ रहे हैं। IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है ये पाकिस्तान की जरूरत थी, इसके बगैर गुजारा नहीं था, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड ऑल दोज हु कंट्रीब्यूटेड टू मेक इट अ सक्सेस वी अप्रिशिएट देम ऑल। हम लोगों की इस वक्त सबसे दरीना रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की जो इस वक्त है वो हमें ज़र मुबादला चाहिए। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हम एनहांस करेंगे ताकि हमारे डेलीगेशंस बाहर जा सकें, हम एम्बेसडर्स के साथ, ट्रेड काउंसिल्स के साथ मिल सके ताकि पाकिस्तान में वो ज़र मुबादला आ सके, वो एक्सपोर्ट आ सके जिसकी आज हमें ज़रूरत है। तकरीब में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नौ मुंतखब ओहदेदारों ने हल्फ उठाया, जबकि साबिक ओहदेदारों को उनकी शानदार कारकर्दगी पर शील्ड्स दिए गए। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम से ऑल पाकिस्तान माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि उनकी कोशिशों से इंज़माम शुदा कबायली अजला और मलकन डिवीज़न को आइंदा माली साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है। इंजीनियर अमीर मुकाम ने उम्मीद जाहिर की कि ये इक़दाम इलाके में कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में सूदमंद साबित होगा। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने वफ़द को उनके मसाइल के हल का यकीन दिलाया। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मुकाम ने सवाबी के हस्पताल में सिटी थाने धमाके के जख्मियों की इयादत की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि जख्मियों को इलाज मुआवजे की हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इसराइल की जानिब से मशरक़ वस्ता में जारी जारहियत की शदीद मज़म्मत की है और आलमी बरादरी से सेहूनी हमले रुकवाने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद लबनान और यमन पर हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब पर पाकिस्तानी वफ़द का जनरल असम्बली से वॉकआउट काबिल तहसीन है। इसराइल ने कहा है कि उसकी ज़मीनी फ़ौजें जनूबी लबनान में दाखिल हो गई हैं, लेकिन हिज़्बुल्लाह ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि इसराइली फ़ौज लबनान में दाखिल नहीं हुई। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि वो महदूद मकामी और मखसूस मकामात पर हिज़्बुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई कर रही है। इसराइली फ़ौज ने जनूबी बैरूत के कई नवाही इलाकों समेत पूरे लबनान में फ़ज़ाई हमले किए हैं। लबनान की वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली हमलों में 95 अफराद जाँ बहक हुए हैं। BBC के मुताबिक अभी तक इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं के दरमियान कोई झड़पें नहीं हुई। ताहम इसराइली फ़ौज ने लबनान के 25 देहात को खाली करने का हुक्म दिया है। लबनान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क को इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है और 10 लाख अफराद बेघर हो गए हैं। चीन ने लबनान पर इसराइल के ज़मीनी हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वो लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों की मुखालफत करता है। रूस ने लबनान पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसराइल से मुतालबा किया है कि वह लबनान से अपनी फ़ौज को फौरी तौर पर वापस बुलाए। दूसरी जानिब वस्ती गजा के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में वज़ारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 41,638 हो गई है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह सितंबर में 17 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इनमें से 14 कश्मीरियों को मावराए अदालत और जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। फौजियों ने इस दौरान मुहासरे और तलाशी की 151 कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान 196 आम शहरियों और सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया, जिनमें से मुतअद्दिद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के काले कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। काबिज़ हुकाम ने आज ढोंग असम्बली इंतखाबात के आखिरी मरहले के मौके पर शिमाली कश्मीर में भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 400 इजाफी कंपनियां तैनात करके मकबूजा इलाके को एक फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर मुतअद्दिद चौकियां कायम की गईं और कश्मीरियों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए तमाम सड़कों पर सख्त तलाशी ली जाती रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अफसोस का इजहार किया है कि मोदी हुकूमत के दौर में जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी इज्जत, वकार और शनाख्त खो चुके हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इक़दामात की मजम्मत करते हुए उसे सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिया है। उन्होंने इसराइली हुकूमत के साथ भारतीय हुकूमत के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर तनकीद की, जिसमें फ़लस्तीन और लेबनान में बेगुनाह
लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों और ड्रोन्स की फराहमी भी शामिल है। दूसरी जानिब भारतीय पुलिस ने गुज़श्ता एक माह से लेह लद्दाख से नई दिल्ली तक पैदल मार्च करने वाले माहौलियाती कारकुन सोनम गोवांचक समेत 120 से जायद कारकुनों को नई दिल्ली की सरहद पर गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग लद्दाख को छठे शेड्यूल में शामिल करने और मकामी ज़मीनों और खित्ते की शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मार्च कर रहे थे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए उसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि जनूबी इलाकों में बाद अज़ दोपहर तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। खेलों की खबरों में आपको बताएं, गोरख हिल ऑफ रोड बाइक रैली खत्म पजीर हो गई। मेंस प्रोफेशनल कैटेगरी के चैंपियन अब्दुल मुकीत को 2.5 लाख रुपए और ट्रॉफी इनाम में दी गई। दूसरे नंबर पर आने वाले सदाम खान को 1.5 लाख रुपए और तीसरी पोजीशन पर आने वाले साकिब शाह को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया। रैली की मेंस प्रोडक्शन कैटेगरी में हादी खान ने पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन कैटेगरी की फातेह फरजाना अली रहीं। रैली की इख्तितामी तकरीब 7000 फुट बुलंद गोरख हिल स्टेशन पर मुनक्किद हुई। सूबाई वज़ीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि रैली का कामयाबी से इनेकाद किया गया। खवातीन समेत 66 बाइकर्स ने शिरकत की। सऊदी अरब के बाइकर भी रैली में शरीक हुए। अब गोरख हिल ऑफ रोड बाइक रैली हर साल मुनक्किद होगी। रैली के साथ साथ ऑफ रोड जीप रैली का भी इनेकाद होगा।